और दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। काफ़ी अच्छे से कवर कर लिए हैं हम सभी ने फोर्थ चैप्टर। ठीक, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा चौथा जो चैप्टर है वो कवर हो चुके हैं। सभी लोग जाकर प्लेलिस्ट में लाइन से वीडियो देख लीजिए। अभी शुरुआत हुई है ना। आप लोग वीडियो ज़रूर देखना। अगर एक बार आप लोग वीडियो देख लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक, जो पूछे जा सकते हैं वो सब हमने कवर कर दिए हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने क्वेश्चन के साथ साथ उसको अच्छे से डिकोड किया है, हर एक वर्ड का मतलब भी समझाया है। तो जो भी चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आज हमारे जो चैप्टर है उसका नाम क्या है। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परि का मतलब चारों ओर जो मंडल पाया जाता है वो कौन सा है। ठीक, मेजर डोमेन्स ऑफ दी अर्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है। देखिए, ठोस भाग का मतलब जो चट्टानी भाग है, ठीक, जो जमीन वाला भाग है, स्थल वाला भाग है, जिस पर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, भू से भूमि, है ना। तो वो कौन सा भाग है? वो है भूमंडल। ठीक, वायुमंडल, जहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, गैसें पाई जाती हैं, वो वायुमंडल हो गया। जलमंडल में दोस्तों, है ना, जलमंडल में महासागर हो गए, तालाब, कुल मिला के। और अगर पूछ दिया जाए कि ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ पाया जाता है, तो वो दोस्तों जैवमंडल होता है, जिसे हम लोग जीवमंडल कहते हैं या इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक, जो कि अभी हम लोग हर क्वेश्चन पढ़ते समय कवर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, वह क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। क्षोभमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल या मध्यमंडल। तो दोस्तों, अभी हमने बात की जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिल रहे हैं, कुल मिला के जहाँ पर जीवन की सारी सुविधाएं हों। ठीक, सिंपल सी बात है, वही तो जैव मंडल होगा, वही जीव मंडल होगा, वहीं पर जीव होंगे। ठीक, तो दोस्तों याद रखना, वो कौन सा मंडल है? जीव मंडल, या जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, लिथास, एटमास, ह्यूडर तथा बायोस निम्नलिखित में से किस भाषा के शब्द हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा भूमंडल है उसको इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक, एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। और जो दोस्तों जलमंडल, इसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक, और जो दोस्तों जीवमंडल है, जैवमंडल, जहाँ पर सब कुछ पाया जाता है, जल, वायु, है ना, और थल, तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर या जैवमंडल। ठीक, याद रखना। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो चारों शब्द हैं, मतलब जिनसे मिले हैं बनकर, जैसे लिथास, एटमास, ह्यूडर तथा बायोस, ये किस भाषा के शब्द हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अच्छा, इनका अर्थ क्या होता है ना, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा, लिथास जो है इसका मतलब होता है दोस्तों चट्टान। ठीक, एटमास का अर्थ होता है वाष्प। क्या होता है? वाष्प। याद रखना, वाष्प होता है वायु मत लगाना, वाष्प। ह्यूडर का दोस्तों अर्थ होता है जल, ठीक, पानी। और बायोस का अर्थ होता है जीवन। ठीक, क्या होता है? जीवन। ठीक, याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रीक भाषा के शब्द लिथास का अर्थ क्या है। दोस्तों अभी अभी हमने बात की, जो लिथास का अर्थ है वो होता है पत्थर। क्या होता है दोस्तों? पत्थर। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, स्थल की ऊंचाई को निम्नलिखित में से कहाँ से मापा जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो पानी है, ठीक, जो पानी है दोस्तों, वो पूरी पृथ्वी में उसका जो तल है वो एक समान है। हर जगह उसका जो तल है वो समान है, मतलब कहीं भी ऊंचा और ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए ये एक बर्तन है, ठीक, अब यहाँ पर आप चाहे कुछ भी, इतनी आकृति बना दो, इतनी आकृति बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक, लेकिन दोस्तों होगा क्या, ये जो जल है, ठीक, वो जो पूरे बर्तन है, पूरे बर्तन में समान रूप से फैल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो जल का लेवल है, जो तल है, वो दोस्तों हर जगह समान मिलेगा। इसलिए होता क्या है, जब हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र की या किसी भी भूमि की, किसी भी पर्वत की ऊंचाई मापते हैं, तो दोस्तों कैसे मापते हैं? समुद्र तल से मापा जाता है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र तल है वो पूरी पृथ्वी में एक समान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। तो याद रखना दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? समुद्र तल से। ठीक, या जिसको कहते हैं सी लेवल। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। माउंट एवरेस्ट। देखिए, ये तो सभी को पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप सभी। हालांकि जो क्लास 6 में स्टूडेंट है वो अभी भी बच्चे ही हैं, तो उनके लिए ये अच्छे से याद रखना। जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, वो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो याद रखना, वो हिमालय का किसका भाग है दोस्तों? हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है, और जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग है 8848 मीटर। कितनी है? 8848 मीटर, या कहीं कहीं दोस्तों ये 8850 भी पाई जाती, मतलब कि लिखा होता है। तो दोस्तों याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर की बात आ जाए तो माउंट एवरेस्ट। ठीक, याद रखना।
अच्छा, पूछ दे कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है, तो दोस्तों वो हिमालय है ना, सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ पाई जाती है, वो हिमालय में पाई जाती हैं। चाहे माउंट एवरेस्ट हो गया, चाहे दोस्तों गार्डविन ऑस्टिन केटू हो गया, नंदा पर्वत हो गया, जितनी भी चोटी हैं गार्डविन ऑस्टिन केटू, ये सब कहाँ पाई जाती है, हिमालय में। ठीक। अच्छा, जो माउंट किलिमंजारो है, याद रखना ये दोस्तों जो है वो अफ्रीका में, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। फिर है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण सागर या प्रशांत महासागर। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मेरियाना गर्त है ये विश्व का सबसे गहरा भाग है। ठीक, सबसे गहरा भाग है जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व की बात करें या पृथ्वी की, ठीक, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर भी याद रखना, यहाँ पर क्या पाया जाता है, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई दोस्तों कितनी है ये भी याद रखना, 11,022 मीटर। ठीक, कितनी है दोस्तों, 11,022 मीटर। ठीक, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दोस्तों सभी को पता होगा एशिया महाद्वीप। ठीक, याद रखना सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। फिर सेकंड जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो दोस्तों कौन है, अफ्रीका। थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, फिफ्थ नंबर पर यूरोप, और जो सबसे लास्ट में आता है जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, एक और महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, वो तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, लेकिन सबसे बड़ा किसे माना जाता है, एशिया को ही माना जाता है, याद रखना। फिर दोस्तों पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, यूरोप। दोस्तों अभी हमने बात की, याद रखना नंबर 1 पर कौन आता है, एशिया, और नंबर 2 अगर जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात कर दी जाए वो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। कौन है, अफ्रीका महाद्वीप। फिर दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है, दोस्तों देखिए आप सभी को लास्ट तक बने रहना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करना। लास्ट में एक चित्र के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से सारे जो डाउट हैं वो क्लियर किया जाएगा। ठीक, याद रखना माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर। तो दोस्तों याद रखना 8850 या 8848 जो भी आ जाए वही सही होगा। ठीक, याद रखना। फिर है दोस्तों पृथ्वी में सबसे छोटा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो दोस्तों याद रखना ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये पृथ्वी में सबसे छोटा महाद्वीप है। और दोस्तों इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों दोस्तों, याद रखना अगर द्वीप की बात की जाए, द्वीप तो जो द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से दोस्तों किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो। ठीक, याद रखना उसे कहते हैं द्वीप। तो हालांकि द्वीप छोटे छोटे होते हैं, छोटी भूमि जो घिरा रहता है, लेकिन अब बहुत बड़ा महाद्वीप जो है वो पानी से घिरा हुआ है, तो दोस्तों उसको क्या कहा जाएगा, द्वीपीय महाद्वीप, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा है। फिर दोस्तों एशिया को यूरोप से निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अलग करता है, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत, अपलेशियन पर्वत या एंडीज पर्वत। तो दोस्तों देखिए यूरोप से यू याद रखिए। ठीक, यूरोप से क्या रखिए आप लोग, यू याद रखिए। जो यूराल पर्वत है वो एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ठीक, और एशिया और यूरोप को साथ में क्या कहा जाता है, यूरेशिया। क्या कहा जाता है, यूरेशिया, जो कि एक प्लेट थी जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कभी। फिर दोस्तों एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो है एशिया महाद्वीप, ये तो सभी को पता है ना, अब पता भी चल गया है, जिसको नहीं भी पता होगा कि ये पृथ्वी में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, ये तो पता चल गया। और ये जो दोस्तों अगर पूछ दिया जाए, थोड़ा डीप में पूछ लिया जाए कि कितने भाग में फैला है, तो याद रखना ये 1/3 भाग में फैला है पूरी पृथ्वी के जो कुल क्षेत्रफल है, किसका, जो भूमि वाला क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग में फैला है। ठीक, महासागरों को हटा दो, जो टोटल भूमि वाला, लैंड वाला, जिसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर, जितना भी भूमंडल है उसके 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा क्या, ये मान लीजिए ये क्या है, ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, और अगर एक ये रेखा खींच दो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक, तो दोस्तों जो इधर वाला हिस्सा है ये पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाला पूर्वी गोलार्ध। तो ये जो एशिया महाद्वीप है ये पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो ये जो है सेंटेंस बन सकता है, मतलब कि स्टेटमेंट बन सकता है, जो कि अभी हम लोग आगे फिगर के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो दोस्तों याद रखना, चाहे कर्क रेखा कहें या 0 डिग्री विषुवत रेखा, दोनों ही दोस्तों इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद दोस्तों यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। देखिए दोस्तों अभी हमने बात की, क्या बात की, अभी हमने बात की जो यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक, अलग करता है। तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि जो एशिया है वो इस तरफ है। ठीक, जैसे मान लीजिए, एक मिनट,
ये पृथ्वी है, ठीक। जो एशिया है वो इधर कहीं है, ठीक, और जो यूरोप है वो इधर है। तो याद रखना एशिया अगर इधर है तो सिंपल सी बात है यूरोप एशिया के पश्चिम होगा। तो ये जो पहला सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट है, ठीक। याद रखना, जो कि अभी हम लोग फिगर में देखेंगे। तो ये तो सही है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। बिल्कुल दोस्तों, जो आर्कटिक वृत्त है वो इससे होकर गुजरता है, ठीक। यह 3 तरफ से जलते गिरा है दोस्तों, बिल्कुल, जो कि अभी हम लोग चित्र में देखेंगे। तो दोस्तों इसका कथन मतलब कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है? देखिए दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। हालांकि एक जो इंपॉर्टेंट है वो सब है, लेकिन ये बहुत बार आया है। ये वाला जो क्वेश्चन है याद रखना, कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, या इंग्लिश में कह दिया जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। और जो विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर कहते हैं, या फिर मकर रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ये जो तीनों रेखाएं हैं दोस्तों वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। याद रखना, ये खाली एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक। हालांकि ये जो रेखा है वास्तविक ऐसी कोई रेखा नहीं पृथ्वी में, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक। काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि सभी देशों की जिन पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति है ना। जो कि हमने अभी जब ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर वाला चैप्टर पढ़ा था वो आप लोग देखना, उसमें ये चीज़ कवर की गई है पूरा। तो दोस्तों याद रखना कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, सहारा रेगिस्तान इसी में है, नील नदी इसी में है, या इसमें से कोई नहीं? दोस्तों याद रखिएगा, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको पता चलेंगे कौन कौन सा। देखिए पहला तो ये जो कथन है ये एकदम गलत है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पहला एशिया है, और जो दूसरा है दोस्तों वो अफ्रीका है, ठीक। याद रखना, अगर अफ्रीका की बात आए तो दोस्तों ये सेकंड लार्जेस्ट, ठीक। याद रखना, ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन है। लेकिन अब देखिए 2 क्वेश्चन और बनेंगे। अगर पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो दोस्तों वो कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, ठीक। और ये कैसा रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है। जैसा कि आपको पता होगा लद्दाख भी एक रेगिस्तान है, लेकिन ये ठंडा है। तो दोस्तों देखिए, जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो हम लोग साथ में कवर करते हुए ही चलेंगे। सहारा रेगिस्तान पहला तो ये गर्म रेगिस्तान है। सेकंड देखिए बनता है स्टेटमेंट क्या? सेकंड जो है आपको पता चलेगा कि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जो डिजर्ट है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थर्ड दोस्तों पूछ लेगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है, ठीक। और इसमें दोस्तों काफ़ी जो कंट्री हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वो इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक। तो याद रखना, सबसे पहला ये गर्म रेगिस्तान है, दूसरा ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना, और जो तीसरा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक। याद रखना। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नील नदी की, ठीक। किसकी बात करेंगे? नील नदी की। जो दोस्तों नील नदी है ये कहाँ पर स्थित है? एक तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक। बड़ी नदी नहीं, लंबी। बड़ी कौन है? वो अमेजॉन है। अगर लंबी नदी की बात है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, बड़ी अमेजॉन है, ठीक। लेकिन अगर लंबी नदी पूछ दे तो वो नील नदी है। वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो दोस्तों याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखना, ठीक। और दोस्तों नील नदी के बारे में एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर पूछ दिया जाए कि मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना नील नदी को मिस्र देश का वरदान कहा जाता है, ठीक। याद रखना। तो आपको क्या क्या पता चला? पहला तो जो अफ्रीका महाद्वीप है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड जो सहारा रेगिस्तान है ये गर्म रेगिस्तान है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थर्ड आपको पता चला ये जो सहारा रेगिस्तान है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। फोर्थ आपको क्वेश्चन पता चला जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। फिफ्थ पता चला जो अमेजॉन नदी है वो सबसे बड़ी है, नील सबसे लंबी और अमेजॉन सबसे बड़ी। और जो आपको सेवंथ पता चला जो नील नदी है ये दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है कि इसे किस दोस्तों देश का वरदान कहा जाता है, तो मिस्र देश को दोस्तों नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक। याद रखना, अरे मतलब कि नील नदी को मिस्र देश का वरदान कहा जाता है, ठीक। तो इसका दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन है, ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पूरी तरह उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा ये पूरी तरीके से कैसे, देखो यहाँ पर समझते हैं। ये मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ठीक। एक ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड जो लाइन है, ठीक। ये दोस्तों क्या करता है, ये पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक। तो दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है ये यहाँ पर है पूरी तरह से, ठीक। मतलब कि वो जो उत्तर अमेरिका है पूरी तरह से ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो ये एकदम करेक्ट है, ठीक।
अच्छा एक दोस्तों और है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि कहाँ से गुजरती है दोस्तों, लंदन के ग्रीनविच से निकलती है। और दोस्तों इसी को प्रमुख याम्योत्तर भी माना जाता है, ठीक, प्रमुख मानक रेखा माना जाता है, जिससे सभी कंट्री के समय का निर्धारण होता है, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों ये जो रेखा है वो पृथ्वी को बांटती है 2 भाग में, एक तो ये वाला भाग जिसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, दूसरा ये दोस्तों जिसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो याद रखना है जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक, दोनों में स्थित है। तो दोस्तों जो ये पहला कथन है हमारा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक, याद रखना, ये पहले एकदम करेक्ट है। सेकंड है यह 3 महासागरों से घिरा है। दोस्तों देखिए पहला तो है दोस्तों कौन सा, प्रशांत महासागर, ठीक, याद रखना। जो दूसरा आ जाएगा दोस्तों, अभी हम लोग चित्र में देखेंगे अच्छे से, जो दूसरा है वो है अटलांटिक महासागर और तीसरा हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ठीक। ये तीनों मतलब ये ऐसे मतलब इन्हीं 3 महासागरों से घिरा हुआ है। फिर है दोस्तों यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों ये जो जितने भी कथन है ये सब सही है, ठीक, याद रखना। देखिए आपको एक चीज़ पता चल गया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका, और जो थर्ड है वो उत्तरी अमेरिका है, फोर्थ कौन सा है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, है ना, सिंपल एकदम। फिफ्थ है यूरोप और छठा जो है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो उपयुक्त सभी। फिर है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप। तो दोस्तों याद रखिएगा महाद्वीप की बात हो रही है, तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, याद रखना, देखिए सबसे ऊंची अगर पूछ दे तो हिमालय है ना, कंफ्यूज मत होना, ऊंची की बात कर दो वो तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, लेकिन अगर पूछ दे विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो माला है एंडीज पर्वतमाला वो कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों याद रखना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक, याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजान कहाँ बहती है। तो दोस्तों अभी हमने बात की, पहली बात तो ये तो पता चल गया आपको कि जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी, अमेजान। लंबी कौन है, नील नदी, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, लंबी नदी पूछेगा वो कौन है, नील नदी। लेकिन अगर पूछते विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना चाहे नदी पूछ दे या पूछ दे कि सबसे बड़ी जो मतलब कि बेसिन है वो किस नदी का है, वो अमेजॉन नदी का, ठीक, अमेजन नदी का, या कुछ भी पूछ दे अमेजान इसका नाम क्यों पड़ा, ये सब आखिर में हम लोग आगे जो है आगे के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक, 7th 8th में। तो दोस्तों ये तो पता चल गया कि विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, वो है दोस्तों अमेजान नदी। ये कहाँ पाई जाती है, तो वो ये दोस्तों हमारा जो है क्वेश्चन है, तो याद रखना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक, याद रखना। फिर दोस्तों नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हमने ये चीज़ कवर कर ली है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। और ये जो महाद्वीप है दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पनामा स्थल संधि निम्नलिखित में से किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। तो दोस्तों याद रखना पनामा जो स्थल संधि है वो उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ता है, जो कि अभी हम लोग फिगर में देखेंगे, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। ये जो है दोस्तों पनामा स्थल संधि किसको जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से, ठीक, याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों भारत तथा श्रीलंका के मध्य क्या है, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, रामेश्वरम या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच, देखिए हमारा क्वेश्चन उठाने का मकसद था कि आपको सब कुछ पता चल जाए, कुछ भी अगर इससे क्वेश्चन बने आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों भारत तथा श्रीलंका के बीच सबसे पहला तो पाक स्ट्रेट है ना, जिसको हम लोग मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। और दोस्तों इसी में जो है एक मंदिर है रामेश्वरम मंदिर, ठीक, या इसी को रामेश्वरम पुल भी कहते हैं, याद रखना। ये जो तीनों है दोस्तों वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हैं। तो ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, 97%, 70%, 70% या 50%। तो दोस्तों देखिए 97% से भी ज़्यादा भाग, ठीक, लगभग यहाँ पर समझ लीजिए कितना है 97%। ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर भी दोस्तों जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है 97.5%। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि विश्व का जो सबसे ज़्यादा भाग है जल का वो दोस्तों किस रूप में पाया जाता है, वह महासागरों में पाया जाता है। कितना, 97% से अधिक, ठीक, याद रखना ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों अलवण जल का अधिकतम भाग किस रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो अलवण जल है मतलब जो पीने योग्य जल है, जो खारा नहीं है, वो दोस्तों उसका जो ज़्यादातर भाग है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है ग्लेशियर में, जो जमी नहीं रहती, हिमानी जिसको हम लोग कहते हैं, बर्फ के रूप में जो जमा रहता है, तो दोस्तों उसी में पाए जाते हैं, ठीक, ग्लेशियर में, जो कि इस समय वैश्विक तापन की वजह से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है दोस्तों, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, यह लगभग वृत्ताकार है, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों याद रखना, प्रशांत महासागर के जितने भी कथन बन रहे हैं ये सब सही हैं। याद रखना, जो प्रशांत महासागर, कॉन्टिनेंट हमने पढ़ दिया, अब महासागर को पढ़ेंगे अच्छे से। जो प्रशांत महासागर है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैसिफिक ओशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशन। अभी अभी हमने पढ़ा जो मेरियाना गर्त है, जो कि विश्व का सबसे गहरा भाग है, ठीक, मतलब कि विश्व का जो सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त है, जिसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है, वो भी कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में, ठीक। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग 2 से 3 बार देख लेना, भले एक ही बार देख लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स से 3-4 बार रिवीजन कर लेना, है ना। जिस मतलब मेरा मकसद ये है कि आपको जो है, जो भी आप पढ़ो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होना चाहिए कुल मिला के, ठीक, जिससे कि एग्जाम हॉल में आप कोई भी गलती ना करें। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सत्य हैं? तो दोस्तों ये तो एकदम कथन सत्य है, ये सबसे बड़ा महासागर है, ठीक, प्रशांत महासागर। महाद्वीप कौन सा था? एशिया, याद रखना, है ना। सेकंड है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। तो दोस्तों दोनों कथन सेम है। अगर वो पूछ दे जो एशिया महाद्वीप है वो कितने भाग में फैला है, तो जो भूमंडल है, मतलब भूमंडल जो स्थल वाला पार्ट है पृथ्वी का, उसके 1/3 भाग में। सेम दोस्तों प्रशांत महासागर की भी बात है, ये जो टोटल जो जल वाला भाग है ना, महासागरों वाला, उसके दोस्तों 1/3 भाग पर ये फैला है। और दोस्तों जो थर्ड स्टेटमेंट बनना है वो कह रहा है यह लगभग वृत्ताकार है। तो दोस्तों अभी हम लोग चित्र में देखेंगे कि ये जो है ये वृत्ताकार है, लगभग वृत्ताकार है। तो दोस्तों याद रखना, उपयुक्त जो सभी हैं वो कथन सत्य हो जाएंगे, ठीक, याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। देखिए हमने महाद्वीप में क्या पढ़ा था, जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन था? वो अफ्रीका महाद्वीप था। लेकिन इसमें हम पढ़ रहे हैं जो सेकंड जो लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है? वो है दोस्तों अटलांटिक महासागर, ठीक, याद रखना। ये जो स्टेटमेंट है कौन सा? ए वाला, ये एकदम करेक्ट है। फिर दोस्तों जो दूसरा है वो है या एस अक्षर के आकार का है। अभी हम लोग चित्र में देखेंगे इसका जो शेप है ये कैसा है, ये एस अक्षर के आकार का है। थर्ड मतलब कि ये एकदम सही है। थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों, यह दंतुरित तट रेखा वाला महाद्वीप है। मतलब जो इसकी तट रेखा है ये काफ़ी दंतुरित है, दांत टाइप की है ना, मतलब दंतुरित टाइप की है, उबड़ खाबड़ है। तो इस वजह से दोस्तों ये क्या है, ये अगर पूछ दे कि मतलब कि अगर पूछ दे कि बंदरगाह की दृष्टि से कौन सा, मतलब पोर्ट की दृष्टि से कौन सा जो महासागर है वो सबसे विस्तृतम महासागर है, तो याद रखना दोस्तों कौन सा है? यही है, अटलांटिक महासागर। मतलब कि ये जितने भी कथन है ये एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अच्छा एक चीज़ और समझ लेना, ये तो आप समझ गए कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सेकंड, यह एस अक्षर के आकार का है, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड, यह दंतुरित तट रेखा वाला महाद्वीप है, ये भी क्लियर हो गया। चौथा स्टेटमेंट आप लोग याद रखना, इसे जो है सबसे विस्तृतम महासागर कहा जाता है, ठीक, सबसे बिजी ओशन इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो सभी हैं ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए पैसिफिक जो है वो वृत्ताकार है, ठीक, याद रखना। लेकिन हिंद महासागर जो है दोस्तों ये त्रिभुजाकार है, कैसा है? ट्रिंगुलर शेप में है, यह त्रिभुजाकार, ये एकदम सत्य है। इसका नाम इंडिया के नाम पर पड़ा है दोस्तों, अपने देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? इंडिया की जगह दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान कर लेना, ठीक, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। हालांकि वो भी सही है, इंडिया भी सही है, क्यों? क्योंकि इसको इंडियन ओशन भी कहते हैं, और क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं अभी, हिंदी मध्यम वाला, तो हिंदुस्तान कर लेना। हालांकि दोनों सही है, चाहे हिंदुस्तान पूछ दे या इंडिया, इसे इंडियन ओशन भी कहते हैं और हिंद महासागर भी कहते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं हिंद महासागर का जो नाम है वो इंडिया या हिंदुस्तान या कुल मिला के अपने देश के नाम पर पड़ा है। जो थर्ड दोस्तों स्टेटमेंट है, इसको उत्तर में एशिया महाद्वीप है। तो दोस्तों याद रखना, इसके उत्तर में एशिया है, ठीक। पश्चिम में कौन है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप है। और पूरब की बात कर दे तो दोस्तों याद रखना कौन है? पूरब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक, याद रखना। जो तीनों स्टेटमेंट है ये आप लोग याद रखना, जो कि अब हम लोग चित्र में समझने वाले हैं। तो दोस्तों इसका उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है दोस्तों, बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 महासागरों को अलग करती है? देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो पनामा स्थल संधि है वो किसे अलग करती है? वो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट को, मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसको किससे अलग करती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, ठीक। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। कौन है? वो स्थल संधि है, वो जल संधि नहीं है, याद रखना। अब दोस्तों पूछ रहा है कि बेरिंग जल संधि ये किसको अलग करती है? तो ये 2 महासागरों को अलग करती है। वो कौन से महासागर हैं? तो याद रखना दोस्तों, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक। याद रखना कोई भी अटलांटिक और आर्कटिक नहीं लगा देगा, क्योंकि ऊपर आर्कटिक है और नीचे अटलांटिक है। तो आप लोग क्या करोगे कि अटलांटिक और आर्कटिक को लगा दो, लेकिन दोस्तों एकदम गलत हो जाएगा। याद रखना प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से अलग करता है, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा देखिए, ये चित्र के माध्यम से हम लोग हर चीज़ जो है अच्छे से समझेंगे, याद रखना।
देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो चित्र में ये दिख रहा होगा कि जो एशिया महाद्वीप है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। दिख रहा है, एशिया जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक ठीक, पहले महाद्वीप के बारे में सब कुछ हम लोग जान लेते हैं। एशिया जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, अब जो सेकंड लार्जेस्ट महाद्वीप है वो अफ्रीका दिख रहा है। ठीक, जो थर्ड लार्जेस्ट है वो है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ है दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ जो है दोस्तों वो यूरोप है, और जो सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, ये चीज़ एकदम क्लियर हो चुकी थी। अब देखिए आगे हम लोग को क्या समझ रहा है। अच्छा देखिए, ये जो देखिए आपको ये 3 रेखाएं दिख रही होंगी। ठीक, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, एक ये रेखा। देखिए क्वेश्चन में जो पढ़ा वो तो हमने पढ़ा। अब इस चित्र से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग भी अपने हिसाब से देखिए। देखिए ये जो कौन सी रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं ये कर्क रेखा। ठीक, ये वाली, ये जो रेखा है दोस्तों उत्तरी अमेरिका की बात करें तो दोस्तों याद रखना, अगर क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में से कौन सी रेखा गुजरती है, तो दोस्तों याद रखना सिर्फ और सिर्फ इससे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, याद रखना। अच्छा, पूछ दे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो दोस्तों देखिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा, मतलब कि जो कर्क रेखा है ना, और जो विषुवत रेखा है, ये जो दोनों कहाँ से गुजरती हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। थर्ड दोस्तों देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप, जो कि हमने पढ़ा था एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से जो तीनों रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक, याद रखना। अच्छा देखिए, अब अपने एशिया महाद्वीप की बात कर ले। अच्छा, एक देखिए स्टेटमेंट और यहाँ से बन जाएगा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से एक भी रेखा नहीं गुजरती, ना कर्क रेखा, ना विषुवत रेखा, ना दोस्तों कौन सी ये वाली मकर रेखा। तो याद रखना दोस्तों, ये हमारा कौन सा महाद्वीप हो गया, ये हो गया यूरोप महाद्वीप। यहाँ से एक भी रेखा नहीं गुजरती है। और दोस्तों अगर बात की जाए एशिया महाद्वीप की, तो देखिए एक तो ये तो गुजर ही रहा है, और जो एशिया महाद्वीप का ये भी भाग पाया जाता है। ठीक, इधर वाला है ना, लाओस वियतनाम वाला। तो दोस्तों आप लोग ये भी समझ लीजिए कि जो एशिया महाद्वीप है इससे कर्क रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती हैं। ठीक, याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात की जाए दोस्तों तो इससे सिर्फ जो है मकर रेखा गुजरती है। ठीक, तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए है ना, बिना किसी कन्फ्यूजन के। ये देखिए, अगर उत्तर अमेरिका की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक, अगर किसकी बात की जाए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, तो दोस्तों याद रखना विषुवत रेखा, या 0 डिग्री कह दें, या इक्वेटर कह दें, या भूमध्य रेखा, कुछ भी कह सकते हैं ये। और दोस्तों जो सेकंड है वो मकर रेखा, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये किससे गुजरती है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। देखिए कुछ भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, ये आपको ये दे देंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है, तो दोस्तों एक आपको दक्षिण अमेरिका दे देंगे है ना, एक आपको ऑस्ट्रेलिया दे देंगे, एक आपको अफ्रीका दे देंगे है ना, और एक आपको दे देंगे ये उत्तर अमेरिका है ना, या कुछ भी दे देंगे, यूरोप दे देंगे। तो इसमें से आपको बताना होगा कि गलत कौन सा है ना। तो आप जो दोस्तों ये जो टॉपिक है इसको 2 से 3 बार पढ़ना जरूरी है, और मैप आप लोग जरूर देखा कीजिए है ना, जो चीज़ें हैं आप सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी फिर। तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों, अफ्रीका से 3 रेखाएं गुजरती हैं, एशिया से 2 गुजरती हैं है ना, ये आप लोग अपने मन में भी बसा सकते हैं, माइंड में है ना। एशिया से कौन सी गुजरती है दोस्तों, कर्क रेखा और 0 डिग्री। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों सिर्फ एक रेखा गुजरती है, कौन सी गुजरती है दोस्तों, वो गुजरती है मकर रेखा। ठीक, याद रखना। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। अब हम लोग चलते देखते हैं इससे और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि जो रॉकी पर्वत है ये किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, जो रॉकी पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ, उत्तरी अमेरिका। अच्छा, आप लोग कैसे याद रखोगे, जो यूएसए है ये कहाँ है, जो अमेरिका है ये उत्तर अमेरिका में है, सिंपल सी बात है। ठीक, रॉक कहाँ पर है, आप लोगों ने सुना होगा WWE रेसलर के बारे में, सभी जानते होंगे। रॉक कहाँ पर है, अमेरिका में। तो सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखिए, रॉक से रॉकी, और ये कहाँ पर पाया जाएगा दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत है। फिर दोस्तों इंडीज पर्वतमाला, ये भी हमने पढ़ा था, ये जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है विश्व की। कैसे, आप लोग देखो ये यहाँ से जो है ये देखिए यहाँ से पूरी फैली हुई है ना, कितनी लंबी है। और ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये पाई जाती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए ना एक चीज़ और, अगर पूछते एटलस पर्वत है ना, एटलस पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो वो दोस्तों पाया जाता है अफ्रीका में। ठीक, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पर ये देखिए जो एटलस पर्वत है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक, तो आपको क्या पता चला, जो रॉकी पर्वत है वो कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो अगर अपलेशियन पर्वत पूछ दे, अपलेशियन पर्वत कहाँ है, तो दोस्तों याद रखना जो अपलेशियन पर्वत है वो भी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। अच्छा देखिए, 2 में कन्फ्यूजन हो सकती है, एक पूछ देगा अपलेशियन पर्वत है ना, और दूसरा आपसे पूछ देगा आल्प पर्वत। ये देखिए आपको छोटा सा दिख रहा होगा, देख रहा है इधर आल्प पर्वत यूरोप में। तो देखिए उत्तर अमेरिका क्या है, यूरोप से बड़ा है ना। अपलेशियन जो नाम है वो भी देखिए आपको बड़ा सा दिख रहा है। तो याद रखना जो अपलेशियन पर्वतमाला है वो कहाँ पर है, वो दोस्तों है उत्तर अमेरिका। और आल्प्स की बात कर दे, छोटा है, और यूरोप भी उत्तर अमेरिका से छोटा है, तो आल्प पर्वत जो है दोस्तों वो यूरोप में है। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता चल गया।
अच्छा देखिए और क्या बनेगा स्टेटमेंट, एंडीज पर्वतमाला पता चल गया है ना, अमेजान नदी के बारे में हमने पढ़ ही लिया है कि सबसे बड़ी नदी है ना, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची कौन सी है, वो है हिमालय पर्वत रेंज, ठीक याद रखना। अच्छा देखिए एटलस कहाँ है, ये कहाँ पर, अफ्रीका में। आल्प्स पर्वत की बात कर लिए, यूरोप में है ना। अच्छा अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले दोस्तों, याद रखना जो ग्रेट डेजी रिजल्ट, ठीक, ग्रेट जो है सैंडी रिजल्ट याद रखना, ग्रेट सैंडी रिजल्ट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो अब अफ्रीका, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर जो है ये आपको दिखेगा है ना, कौन सा है, ग्रेट सैंडी रिजल्ट, वो कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा एक जो कोरल लीफ की वो पाई जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि कोरल लीफ में बनी हुई है, कोरल लीफ से, जिसको हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा देखिए यहाँ तो स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं, एक तो यही बना देगा स्टेटमेंट, जो ग्रेट डिवाइडेड रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया के किस साइड पाई जाती है, किस दिशा में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी पार्ट है, जो पूर्वी तट है, उस पर जो है ये फैली हुई है पूरी की पूरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और क्यों दोस्तों इसको ग्रेट नाम दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, ठीक याद रखना है ना। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी अगर अपने एशिया की बात की जाए है ना, इंडिया की बात की जाए, तो हिमालय पर्वत है वो कहाँ पर है, ये देखिए दोस्तों एशिया महाद्वीप में, ठीक याद रखना। तिब्बत का पठार कहाँ है दोस्तों, वो हिमालय पर्वत के उत्तर में, ठीक। तो दोस्तों आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अब हम लोग देखेंगे जो महासागर है उसके बारे में। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो प्रशांत महासागर आप लोग को यहाँ दिखेगा, ये गोल तो दिख ही नहीं रहा है ना, ये देखिए ये इधर का हिस्सा दिख रहा है, कहाँ गया, ये देखिए ये कुछ ऐसे टाइप का दिख रहा है ना, और ये ऐसे टाइप का दिख रहा है। तो दोस्तों याद रखना जब इसको मोड़ देंगे, ये तो पूरा क्या है, ये तो पृथ्वी को चपटा कर दिया गया है, जब इसको मोड़ेंगे तो दोस्तों ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जब ये जुड़ेगा ना आपस में, तो दोस्तों ये वृत्ताकार, लगभग वृत्ताकार होगा है ना। तो याद रखना प्रशांत महासागर जो है दोस्तों ये कैसा है, ये वृत्ताकार है, ठीक याद रखना। अच्छा देखिए और क्या बन सकता है, प्रशांत महासागर के पूरब में कौन सा कॉन्टिनेंट है ना, प्रशांत महासागर के देखिए पूरब में पूछ देंगे तो कौन सा है दोस्तों, उसके पूरब में तो उत्तर अमेरिका है, ठीक। कौन है दोस्तों, याद रखना कौन सा है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक। हालांकि ये स्टेटमेंट बनेगा नहीं, बीच वाले से ज़्यादा बन सकते हैं ना, जिस पर हम लोगों को फोकस करना है। ये देखिए अटलांटिक में हमने क्या पढ़ा था, ये एस आकार का, आप कैसे, ये देखिए ऐसे बनना है, ये आपको दिख गया कि एस आकार का कैसे है ये। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर है। यहाँ की जो दोस्तों तट रेखा है, अगर हम लोग इधर वाली तट रेखा देखा जाए, ये देखिए कैसी दंतुड़ी टाइप की है, इधर की बात की जाए दंतुड़ी टाइप की है। ये जो है दोस्तों बंदरगाह की दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है ये जो है, और इसीलिए दोस्तों इसे व्यस्ततम महासागर भी कहा जाता है, बिजी ओशन भी कहा जाता है। फिर दोस्तों ये देखिए हिंद महासागर की बात की जाए, हमने क्या पढ़ा था, ये जो है ये कैसा दोस्तों त्रिभुजाकार, कैसे, ये देखिए ऐसा बन रहा है, और ये देखिए दोस्तों ये त्रिभुजाकार से बन रहा है ना। तो दोस्तों हिंद महासागर जो है त्रिभुजाकार है। अच्छा इसमें हमने और क्या पढ़ा था, उत्तर में क्या है दोस्तों, एशिया, ये देखिए उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, और अगर इधर बात किया जाए पूरब में वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आई थिंक सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है ना, और फिर भी अगर ना मानो एक बार देख लो है ना, अब एक बार देख लो, साथ में नोट्स बना लो, जिससे कि आप लोग 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। हालांकि वीडियो बहुत लंबा नहीं है, आप लोग 2 से 3 बार आराम से देख सकते हैं, दूसरी बार आप लोग क्या करना, 2x स्पीड में अच्छे से देख लेना। तो ये चीज़ दोस्तों क्लियर होगी है ना, सब हमने अच्छे से पढ़ लिया। अच्छा एक चीज़ और देखिए, हालांकि क्वेश्चन में कवर कर लिया गया है, सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, प्रशांत महासागर। सेकंड लार्जेस्ट कौन है, अटलांटिक महासागर है ना। फिर दोस्तों देखिए हिंद महासागर है, फिर इधर आर्कटिक महासागर, ये दोस्तों जो है प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है, ठीक याद रखना, यहाँ पर कहीं से, ठीक याद रखना, बेरिंग जो जल संधि है उससे अलग होता है, ठीक। चीज़ें क्लियर होगी। ये दोस्तों दक्षिण महासागर है। तो आई थिंक जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, सब कुछ हमने अच्छे से देख लिया। अब चलते हैं हम लोग आगे दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत है जिसे वायुमंडल कहा जाता है, किस मंडल में पाया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए क्षोभ मंडल जो है, इसी में सारा जो गैसें हैं ज़्यादातर पाई जाती हैं है ना, जो ज़्यादातर वायुमंडल का जो ज़्यादातर भाग है वो किसमें पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। तो याद रखना दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, इसकी जगह दोस्तों आप लोग क्या लिख लीजिए, क्षोभ मंडल, क्या लिख लीजिए, क्षोभ मंडल, ठीक याद रखना क्षोभ मंडल। तो अगर पूछते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक जो परत है जिसे वायुमंडल कहा जाता है वो किस मंडल में पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा वो पाया जाता है क्षोभ मंडल में, ठीक याद रखना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, ठीक याद रखना नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सेकंड अगर पूछ दे दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन।
नाइट्रोजन है दोस्तों 78%, ठीक याद रखना। ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये है 0.03%, ठीक याद रखना। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और दूसरे नंबर पर कौन है, वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा दोस्तों, नाइट्रोजन गैस, ठीक याद रखना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, वैश्विक तापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो दोस्तों याद रखना जो वैश्विक तापन है ये CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसके लिए जिम्मेदार है। जो CO2 है दोस्तों वो सूर्य के मतलब कि जो ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है दिन भर में, पूरे दिन में, वो दोस्तों रात को रोक लेती है। अगर ऐसा ना हो दोस्तों तो जो रात में पृथ्वी अपनी काफ़ी ठंडी हो जाए, बर्फीली हो जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अहम रोल है ना अपने जो जीवन है उसको संभव बनाने में। लेकिन दोस्तों इसकी जो अधिकता जब ये बढ़ रही है, वैश्विक तापन बढ़ने की वजह से पृथ्वी बहुत ज़्यादा, इसकी अगर थोड़ी सी भी मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी में वैश्विक तापन काफ़ी बढ़ेगा, है ना। जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। जिससे होगा क्या दोस्तों, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जो स्तर वो बढ़ेगा, है ना। समुद्र गर्म होंगे, गर्म होने से क्या होगा दोस्तों, जितने भी ठंडे एरिया हैं जैसे कि अंटार्कटिक महाद्वीप में ध्रुवीय भालू देखिए मर रहे हैं, जिसको हम लोग पोलर बियर कहते हैं, पेंगुइन भी जो मर रही हैं, मतलब इसका जो नेचर पे काफ़ी निगेटिव जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है। तो ये जो है दोस्तों वैश्विक तापन जो है ये बढ़ना दोस्तों ये अपने एनवायरनमेंट की दृष्टि से और वायुमंडल की दृष्टि से बहुत ख़राब है। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों जो बहुत सारी जो मीटिंग है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैठाई जाती है, जैसे कि जिसमें एक बहुत खास है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें जो मुख्य फोकस है वो इसी में दिया जाता है कि जो वायुमंडल है, जो वायुमंडलीय दशा है, इसको कैसे संतुलित किया जाए, ठीक याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, प्राणियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सहायक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों याद रखिएगा प्राणियों की वृद्धि के लिए, हालांकि है तो सभी सहायक, लेकिन प्राणियों की वृद्धि के लिए जो मेन है गैस वो कौन सी है, वह दोस्तों नाइट्रोजन गैस जो है वो सहायक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जो है पेड़ पौधों की वृद्धि में काफ़ी सहायक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों याद रखना अभी हमने बात की थी, ये कितना है, ये है 78%। और सेकंड जो नंबर है 21%, ये किसका है दोस्तों, ये है ऑक्सीजन गैस का, ठीक, O2 जिसको हम कहते हैं। और दोस्तों जो 0.03 है ये है CO2 का, ठीक, किसका है, CO2 का, ठीक। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडलीय घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, पर्वतों पर, समुद्र तल पर, समताप मंडल पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना ऊंचाई बढ़ने पर जो वायुमंडलीय घनत्व है ये घटता है। तो सिंपल बात है, समताप मंडल तो काफ़ी ऊंचा हो गया है ना। पर्वत की बात कीजिए, अगर समुद्र के एक पर्वत को छोड़ दिया जाए जिसको हम लोग मनाकी पर्वत कहते हैं, अगर ऊपर पृथ्वी की बात की जाए, है ना, पृथ्वी की बात की जाए, जो पृथ्वी के ऊपर है ना, सतह पर जो पर्वत हैं, तो उनकी बात की जाए तो दोस्तों पर्वत पर जो है वायुमंडलीय घनत्व तो ये तो कम होता है ना, कम होता है, काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से दोस्तों पर्वत पर जो पर्वतारोही होते हैं उनको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा, है ना। समुद्र तल पर समताप मंडल, ये तो क्षोभ मंडल के भी ऊपर है, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, समुद्र तल पर वायुमंडलीय जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय घनत्व बढ़ता है। अभी अभी हमने बात की, चाहे वायुमंडलीय घनत्व कहा जाए या वायुमंडलीय प्रेशर, है ना, वायुमंडलीय दाब का कहा जाए, जो दोस्तों दोनों है ये घटते हैं। क्या होता है, घटता है। तो याद रखना जो पहला है ऑप्शन वो तो गलत है, जो बी है वो एकदम करेक्ट है। और सी दोस्तों क्या कह रहा है, सी कह रहा है तापमान घटता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जितने भी पहाड़ी वाले पर्वत वाले जो राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर काफ़ी दोस्तों क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो तापमान है, कहना क्या ये सत्य है। लेकिन दोस्तों याद रखना ये अभी हम लोग क्षोभ मंडलीय की बात कर रहे हैं, ऊंचाई बढ़ने पर फिर आगे और भी जब हम लोग समताप मंडल में पहुंचते हैं, फिर मध्य मंडल, वहाँ जो है अलग जो है परिवर्तन होता है। लेकिन अभी जो हम लोग अगर क्षोभ मंडल की बात की जाए तो उसमें याद रखना दोस्तों तापमान घटता है ऊँचाई बढ़ने पर, ठीक, और वायुमंडलीय जो घनत्व है वो जो है वो भी घटता है। तो बी तथा जो सी है वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन। फिर हवाई जहाज निम्नलिखित में से किस मंडल में उड़ता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो दोस्तों जो समताप मंडल है इसमें जो तापमान है वो एकदम समान पाया जाता है, ना गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। तो ये हवाई जहाज मतलब एक तो ये जो है बादल रहित है। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है, बादल कहाँ पाए जाते हैं, है ना, और जो जितनी भी मौसमी से संबंधित घटना है ये कहाँ होती हैं। तो दोस्तों याद रखना ये क्षोभ मंडल में होती है ना। लेकिन समताप मंडल जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो एरिया माना जाता है ये। तो दोस्तों याद रखना हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ता है। और एक क्वेश्चन बन जाएगा जो ओजोन गैस है वो कहाँ पाई जाती है ना, जो कि पराबैंगनी किरणों को रोकती है ना। कुल मिला के ये अच्छी है। हालांकि क्षोभ मंडल में ओजोन पाई जाती है ना, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, समताप मंडल, ठीक।
फिर है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से कौन सी गैस रोकती है? ऑक्सीजन का, अभी अभी हमने बात की ओजोन जो गैस है। अच्छा, इसको किससे डिनोट करते हैं? तो याद रखना O3 से। क्या करते हैं? O3 से, है ना, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है। इसके बाद है जीवनदायी गैस किस गैस को कहा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? तो दोस्तों याद रखना जो ऑक्सीजन है इसे जीवनदायी कहते हैं, यही हम लोग सांस ले रहे हैं, अगर ये ना हो तो हम लोग जी ना पाए। फिर है दोस्तों उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? अभी हमने बात किया दोस्तों पनामा स्थल संधि। क्या है? स्थल संधि। याद रखना कोई जल संधि नहीं लगेगा, पनामा क्या है? या स्थल संधि, इसी से जुड़ा हुआ है। फिर पृथ्वी के किस मंडल में आकर उल्कापिंड जल जाते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी आप लोग अच्छे से देखना। जो उल्कापिंड है आप लोग देखते होंगे, किसी को जब आप लोग आसमान में दिखते होंगे कुछ तारा टाइप का टूटता हुआ पृथ्वी की तरफ आता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? टूटा हुआ तारा। हालांकि टूटा हुआ तारा नहीं होता, वो उल्कापिंड आता है जो कि पृथ्वी का जो मध्य मंडल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मीजोस्फीयर। ठीक, मीजोस्फीयर, उसमें आकर जल जाता है। तो याद रखना जो पृथ्वी का मध्य मंडल है यहीं पर आके जो उल्कापिंड है वो जल जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर कर दिए गए हैं। आप करना क्या दोस्तों, इसको 2 बार तो देख ही लेना, है ना, 2 बार देख लेना, आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, 2 बार देख लेना। और जो भी नए हो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम लास्ट तक इंटर तक, मतलब 6 से इंटर तक पूरा अच्छे से कवर करेंगे। और दोस्तों ज्योग्राफी जो है, जो एनसीईआरटी है वो एक समरी है, इसको डिकोड करके इसके हर एक शब्द का मतलब समझना जरूरी है। इससे हो गया क्या दोस्तों, चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमा ले, आजकल देख लो आप एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आपके लिए ये जो चैनल है वो बहुत अच्छा साबित होने वाला है, ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, है ना। शाम को फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों को 5 बजे आ जाना है। तो आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।